सभी साथियों को समय से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, इफ एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, से मैं तैयार हूं। अगर आप लोग तैयार हैं आज की इस अमेजिंग वर्कशॉप के लिए, जहां मैं आपको आज सिखाऊंगा कि कैसे डोनर कम्युनिकेशन स्टार्ट की जाती है और कैसे डोनर्स को जो है मोटिवेट किया जाता है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा डोनेशन दें। सो इफ आर यू रेडी, से रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है और आप रेडी हैं मेरे साथ, से रेडी इन द चैट बॉक्स। वी विल कंटिन्यू द क्लासेस। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक्स ए लॉट। मेरे कुछ साथी हैं, संस्थागत साथी, जो मेंटली रूप से प्रेजेंट रहते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से। जब कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, टीम के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, तो वो थोड़े से मेंटली प्रेजेंट रहते हैं। और उसी मेंटल प्रेजेंस का परिणाम है आज हमारे पास एक संस्थान का मैसेज आया कि सर हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। एक्चुअली आप सभी को पता होगा, आपके ग्रुप्स में भी नोटिफिकेशन आया होगा, जहाँ पर आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स दिए जा रहे थे, जिसमें आप लोग अपने कैंपेन्स या आपकी जो भी एक्टिविटीज है आप शेयर करना चाहें। देखिए, जितनी ज्यादा ऑडियंस तक आपकी एक्टिविटीज, आपकी कार्य, आपके इवेंट्स, आपकी जो भी चीजें हैं, मान लीजिए आप न्यूज़पेपर चला रहे हैं, आप न्यूज़ शेयर करते होंगे, राइट, क्योंकि आपको व्यूज चाहिए उसके ऊपर, या लोग आपके आर्टिकल्स को पढ़ें, या आप फंड रेजिंग कैंपेन चला रहे हैं तो आप अपने फंड रेजिंग कैंपेन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक साथी हैं हमारे जिन्होंने जो है काफी सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए थे। उनमें से उन्होंने मुझे बताया कि सर आज एक डोनर ने उनको 1,20,000 रुपए का डोनेशन दिया। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज कब, किस रूप में, कहाँ हमारा वेट कर रही हूँ, हमें नहीं पता होता है। इसलिए किसी भी मौके को मत छोड़िए। हर बार एक बात आपको सिखाई जाती है कि हर वो चाबी आपके काम की है जब तक वो छल्ले के अंदर आपकी लाश ना रह गई, है ना। एक छल्ले के अंदर जो लाश चाबी होती है ना, कई बार वही ताला खोल देती है। तो कब अपॉर्चुनिटी किस रूप में आपके लिए वेट कर रही हो, तो आप वेट मत कीजिए अच्छे समय का। जब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, जब जैसा कुछ करने का मौका मिले, तत्काल उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और अपनी वर्किंग्स को उसके अनुसार जो है आप ढाल लीजिए। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उस संस्थान को। हालांकि वो संस्थान इस ट्रेनिंग पार्ट का हिस्सा नहीं है, तो शायद इस ट्रेनिंग में जो है मौजूद नहीं होंगे। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिन्होंने उस पर्टिकुलर ग्रुप्स में से जो है 1.25 लाख का डोनेशन जनरेट किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप लोग इन अपॉर्चुनिटीज को जो है आप एक्सेप्ट करते रहिए। इन अपॉर्चुनिटीज को आप अपने काम के हिसाब से आप इनको डाइवर्ट करते रहिए, इनका आप लाभ उठाते रहिए। यही शुभकामनाएं मेरी हमेशा आपके साथ रहेंगी। चलिए, आगे बढ़ाते हैं अपने कारवा को और बात करते हैं लोकल फंड रेजिंग की। फंड रेजिंग किसी भी रूप में हो, लोकल हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हम संस्था चला रहे हैं और हमारी संस्था के पास फंड रेजिंग हो रही है या नहीं। अगर आप संस्था चला रहे हैं और मंथली आप 1,00,000 सवा लाख रुपए की फंड रेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर फ्यूचर इज इन डेंजर। अगर आप 1,00,000 सवा लाख 1.5 लाख रुपए की फंड रेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए संस्थागत लाइन के अंदर आपका फ्यूचर बहुत डेंजर, बहुत मुश्किलों में है, खतरे के अंदर है। 1,00,000 सवा लाख रुपए पर मंथ की फंड रेजिंग का मतलब है कि जब आप 1,00,000 से 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की फंड रेजिंग मंथली करते हैं, तो यकीन मानिए आप पूरे महीने के अंदर तो शानदार प्रोग्राम कर सकते हैं 15 दिनों के अंतराल पर, जिनका अमूमन खर्चा 35 से 40 हजार रुपए हो जाता है। आप वीकली एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आपका जो एक्टिविटी प्रोफाइल है वो शानदार होता है, और शायद इन्हीं एक्टिविटीज प्रोफाइल और इन्हीं प्रोग्राम्स के बिहाफ पर आपको मिलती हैं ग्रांट्स। तो अपने प्रोफाइल को मजबूत करने के लिए हमारे पास फंड्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
या तो हम खुद अपने आप में इतने कैपेबल हों कि हम हर महीने 1.5 लाख रुपए अपनी संस्था में लगा सकें। और अगर हम अपने आप में इतने कैपेबल नहीं है कि 1.5 लाख रुपए अपनी संस्था में इन्वेस्ट कर सकें, तो यकीन मानिए आपको जरूरत है फंड रेजिंग के हर उस पहलू की, हर उस टेक्निक की, हर उस अपॉर्चुनिटी की, जहां से आप जितना भी थोड़ा बहुत जैसा भी आप फंड जनरेट कर सकें, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो किसी भी मौके को मत छोड़िए, आप हर वक्त अपने फंडरेजिंग के लिए प्रयासरत रहिए। और शुक्र मानिए कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के रूप में आपको एक इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला है, जो हर पल हर स्टेप पर आपको फंड रेजिंग के कुछ अपॉर्चुनिटीज देता रहता है, चाहे वो एफिलिएट फंड रेजिंग हो, चाहे एफिलिएट मेंबरशिप हो, चाहे आपका P2P फंड रेजिंग सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपके लैंडिंग पेज जो है लैंडिंग पेजेस हों, और भी तमाम प्रकार की जो है एक्सेस और एसेट्स राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको प्रोवाइड करता रहता है, अगर आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ लाइफ टाइम एफिलिएटेड हैं तो। इस जर्नी को हम आगे बढ़ाएं। मैंने आपको बताया था कि हमारी संस्था के पास होने चाहिए कुछ टीममेट्स जो हमारी संस्था के लिए फंड रेजिंग कर सके। उनका ट्रेंड होना कंपलसरी है। जब उनको हम फील्ड में उतारें, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो भी साजो सज्जा का सामान है आपके साथ, वो रेडी होना चाहिए। चाहे वो आपकी POS मशीन हो, चाहे आपका QR कोड हो, चाहे आपका जो है वेबसाइट हो अपडेटेड, चाहे आपका एक्टिविटी प्रोफाइल हो, चाहे आपका वाउचर हो, चाहे आपके विजिटिंग कार्ड्स हो, चाहे आपका कोई इन काइंड गिफ्ट हो। ये सभी चीजें तैयार होने के उपरांत भी आपको कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है अपनी टीम को फील्ड में उतारने से पहले। और उसके अंदर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बताई थी, वो थे आपके करंटली रनिंग एक्टिविटीज। डेली बेसिस पर जो आपकी एक्टिविटीज रन हो रही हों, उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए थे। उसके अलावा मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि आप लोगों को सजेस्ट करना है, सर्च करके लेके आना है कि और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पर कंडक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर संस्था को किसी एडिशनल एक्सपेंडिचर की, एडिशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर आप लोगों ने उतना होमवर्क किया है, देन प्रोवाइड योर सजेशंस इन द चैट बॉक्स प्लीज। मैं आप लोगों से आपके सजेशन जानना चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर कि वो और कौन कौन से काम हैं जिनको आप डेली बेसिस पर रन कर सकते हैं आपकी संस्था के अंदर, और आपकी संस्था में उस काम के प्रति, उस एक्टिविटी के प्रति कोई एडिशनल जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो है पेंडिंग ना हो। जल्दी से आपके चैट बॉक्स में आपके जो कमेंट्स हैं मैं उसका वेट कर रहा हूं। अगर आपने होमवर्क किया है देन वेल एंड गुड, अगर आपने होमवर्क नहीं किया है देन वेल एंड गुड टू, क्योंकि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, ना किसी और के साथ। ये 11 दिन आपके निस्वार्थ रूप से बेकार जाने वाले हैं। इसका रिजल्ट आपको शायद उतना बेहतर ना मिले जो हो सकता है, जो होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ सीखना ही नहीं, उसको इंप्लीमेंट करना, उस पर रिसर्च करना, हमने जो आज सीखा है उसको गुनना, उसको समझना, उसमें क्या चीज पॉजिटिव रही, क्या नेगेटिव रही, हमारे पास क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, किन चीजों पर हम बेहतर कर सकते हैं, किन को और बेहतर बना सकते हैं। तमाम प्रकार के गुणा भाग अगर हम लगा रहे हैं इन क्लासेस के बाद, तो यकीन मानिए ये क्लासेस अपने आप में इतनी पर्याप्त हैं कि इस दान उत्सव के सीजन में हम और आप लास्ट ईयर की तरह जब अपना एक टारगेट लेके चलेंगे 1 CR की फंडिंग का, तो जो मेरे साथ एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेंटली रूप से यहाँ एक्टिव प्रेजेंस में हैं अपनी, वो 1 CR के इस टारगेट को बहुत ही इजी वे में जो है टचअप करेंगे। और जो लोग यहाँ मेंटली रूप से प्रेजेंट नहीं हैं, शायद उनका आने वाला समय भी वैसा ही हो जैसा अभी तक चलता आया है। याद रखिएगा, हम और आप इन 11 दिनों में एक खास मोटिव के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे कोई भी साथी पहले वो मोटिव बता सकता है क्या? मेरे पास कुछ साथियों के रिस्पॉन्स आए हैं।
कयाम खानी फाउंडेशन ने रिस्पॉन्स अपना भेजा है। देखिए, मैंने कहा था ना, जिसने होमवर्क किया होगा ना, उसका एक बार में जवाब आएगा। 2 4 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी उन्होंने लिखा होगा वो एक साथ पोस्ट कर देंगे। और जिन्होंने नहीं लिखा, वो अब खाना पूर्ति करेंगे, कुछ सर्च करेंगे, कहीं से कॉपी करेंगे, फिर उसको यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। खैर, खाना पूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अगर होमवर्क किया है तो आप पोस्ट कीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। चलिए, मुझे आप लोगों से जानना है कि वाकई में इन 11 दिनों में हम यहाँ पर क्या करने के लिए आए। इन 11 दिनों में हम, हमारा जो टारगेट है, एक्चुअल टारगेट वो क्या है। एक्चुअल टारगेट क्या है। इन 11 दिनों की ट्रेनिंग में हम लोग क्या कवर अप करने आए हैं, क्या सीखने आए हैं, इसका जो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, जिसे हम आउटकम्स कहते हैं। मैं उस आउटकम्स को जानना चाहता हूं। अगर आप लोग मेंटली रूप से यहाँ प्रेजेंट हैं तो बिल्कुल आप अपना जवाब जरूर देंगे। और एक बार जवाब मुझे सभी साथियों से चाहिए। एक बार सभी साथी अपने अपने जजमेंट के हिसाब से मुझे यहाँ बताइए कि इन 11 दिनों की ट्रेनिंग में आप क्या सोचकर बैठे हैं, आउटकम्स हमारा क्या रहे। सिंगल लाइन आंसर होना चाहिए, कम से कम शब्दों में। और एक बहुत बड़ी बात, अगर आप लिख सकते हैं तो ये चैट बॉक्स आपका स्वागत करता है। जल्दी से। इन 11 दिनों में हम क्या बेटर करने के लिए यहां पर आए हुए हैं, हम क्या बेटर कर सकते हैं और इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा। एक बार आप सभी लोग प्लीज। अपनी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, वेरी गुड। ये सीखने के लिए कि इवेंट के लिए फंड कैसे कलेक्ट करना है, बहुत बढ़िया। लर्निंग एंड ग्रोइंग, दैट्स गुड। और प्लीज 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 प्लीज, मैं आपसे पूछ क्यों रहा हूं, आपका जवाब देना क्यों जरूरी है, आज की पूरी क्लास आपके जवाब पर निर्भर है। ध्यान रखिएगा, आज की पूरी क्लास आपके जवाब पर निर्भर है, सही या गलत। मैं किसी भी जवाब को गलत नहीं कहूं, सारे जवाब अपने आप में सही होंगे। सिर्फ मैं जानना चाहता हूं आपका दिमाग कहां तक काम कर रहा है। गरीब बच्चों को कोचिंग करवाना, नेकी की दीवार खोलना, योगा क्लास करवाना, गरीब बच्चों को हर 15 दिन में एक बार। सर, मैंने डेली एक्टिविटीज की बात की थी। इसको छोड़ दीजिए, फॉर्मेलिटीज मत पूरा कीजिए। मैंने फिलहाल जो पूछा उसका जवाब दीजिए कि हम इन 11 दिनों की ट्रेनिंग में क्या करने आए हुए, इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्या होगा। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन 11 दिनों की क्लासेस से। फंड रेजिंग टेक्नोलॉजीज को सीखना, वेरी गुड। संस्था के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया। एनजीओ की ग्रोथ के लिए हम ये ट्रेनिंग क्लास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। और सिस्टमेटिक वर्क, बहुत बढ़िया जी। और सभी का जवाब देना क्यों कंपलसरी है, मैं बिल्कुल बताऊंगा। और आपके जवाब पर ही सारी कार्रवाई निर्भर होगी आज की क्लास की। फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंदों की कैसे मदद करें ये समझने के लिए बहुत बढ़िया। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बहुत बढ़िया। ज्यादा से ज्यादा फंड कैसे आएगा ये जानने के लिए बहुत बढ़िया। और डांस क्लास फॉर स्पेशल चाइल्ड, यार बीच में वो एक कहावत आती है पुरानी सी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कहावत पुराने जमाने में, कथा में गधा हाँकना, है ना। तो कथा में गधा मत हाँकिए। मैंने आपसे कहा था अगर आपने होमवर्क कर रखा होगा तो आपका जवाब एक बार में आएगा। तो बीच बीच में ये प्लीज मत डालिए, डांस क्लास करवाना स्पेशल चाइल्ड की, ये सब मत डालिए। मैंने सिर्फ जो पूछा है फिलहाल उसका जवाब दीजिए। क्योंकि अगर आपने होमवर्क कर रखा होता तो पहले ही बार में आपका आंसर आ चुका होता मेरे पास, तो उसको अब छोड़ दीजिए। समाज सेवा के साथ इनकम प्राप्त करना, ये सीखने के लिए बहुत बढ़िया। सोर्सेज ऑफ डोनेशन जानने के लिए बहुत बढ़िया। प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए बहुत बढ़िया। सामाजिक काम में क्या क्या करें ये जानने के लिए बहुत बढ़िया।
हाउ टू स्टैंड इन सोसाइटी विद आवर मोटो, बहुत बढ़िया। आई थिंक सो। अभी भी काफी सारे हमारे साथियों ने अपना जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यकीन मानिए, अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है तो आज की क्लास से आप जीरो लेकर जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि आपके जवाब पर निर्भर करेगी आज की क्लास का इनपुट आपके लिए क्या रहेगा। वो डिपेंड करेगा आपके जवाब पर। बेसिक नॉलेज लेकर ज्यादा फंडिंग कर सकें और संस्था का नाम फेमस हो। फंड रेजिंग के नए रास्ते क्या हो सकते हैं, फंड रेजिंग के लिए क्लास में जुड़े हैं, बट फंड रेजिंग होगा कैसे और क्या रास्ते हो सकते हैं, नए टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए, आई थिंक सो जिस जिसको जवाब देना था वो अपना जवाब दे चुके। और यकीन मानिए, जिन्होंने अपना जवाब दिया है आज की क्लास उनके लिए बहुत शानदार होने वाली है। और जिन्होंने जवाब नहीं दिया है उनके लिए आज की क्लास कैसी रहेगी वो खैर इस क्लास के बाद वो खुद ही बताएंगे। स्मार्ट एंड क्विक फंड रेजिंग। चलिए जी, मैं आप सबके जवाबों को, जो भी आपने जवाब दिया, किसी ने स्मार्ट एंड क्विक फंड रेजिंग कहा है, किसी ने समाज के साथ काम करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए, बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, फंड रेजिंग करने के लिए, सामाजिक काम करने के लिए, प्रेरणा स्रोत बनने के लिए, सोर्स ऑफ डोनेशन जानने के लिए, समाज सेवा विद इनकम करने के लिए, डांस जो है ज्यादा ज्यादा फंड जुटाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, फंड रेजिंग के जरिए जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, सिस्टमेटिक वर्क सीखने के लिए, अपने एनजीओ की ग्रोथ के लिए, है ना। ये जो तमाम आपके आंसर्स हैं, फंड रेजिंग करके एनजीओ को आगे ले जाना, वटेवर, ये जो सभी आपके जवाब हैं, अगर मैं इसका एक कॉमन जवाब देना चाहूं आपको, और शायद इन क्लासेस पर, इन 11 दिनों की जो क्लासेस हैं, उसका इससे बेटर रिजल्ट जा भी नहीं सकता। और मैं शायद जब इन 11 दिनों की क्लासेस को मैंने, जब मेरी टीम ने मुझे सजेस्ट किया था कि सर इस टाइप से एक ट्रेनिंग आप ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करवा दीजिए, तो हालांकि वो ट्रेनिंग सोच के मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया था। मैंने जो मोटिव मेरे दिमाग में सोचा था, वो मोटिव मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। टू रिप्लेस योर फियर विथ फ्रीडम। आपके मन के डर को आपकी फ्रीडम से रिप्लेस करना। टू रिप्लेस योर फियर विथ फ्रीडम। एक संस्था को चलाने के लिए, एक संस्था संचालक के मन में फंड रेजिंग कैसे होगी, कहां से डोनेशन आएगा, हम संस्था चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे। अरे चला पाएंगे का मतलब क्या है? आपको नॉलेज है या नहीं है? आपने बीएसडब्ल्यू कर रखी है या नहीं कर रखी है? आप पढ़े लिखे हैं या अंगूठा टेक हैं? एक बात से आप जरूर ताल्लुकात रखते होंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको हर वो रास्ता पता है जिससे आपकी संस्था आगे जा सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग? से राइट इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप हर उस रास्ते को जानते हैं जिससे संस्था आगे बढ़ सकती है। आपको हर वो तरीका पता है जिससे फंड रेजिंग ज्यादा हो जाएगी। आपको हर उस मिनिस्ट्री का दरवाजा पता है, उसका बैक एंड पता है, उसका पिछला दरवाजा पता है जहां से आपको ग्रांट मिल जाएगी। एम आई राइट और रॉन्ग? से राइट इन द चैट बॉक्स अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपकी दुखती नस को पकड़ लिया है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप सीखे सिखाए व्यक्ति को हायर कर सकते हैं। आपको अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप एक अनुभवी व्यक्ति को अपना कंपेनियन बना सकते हैं। आपको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को अपने यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट के अनुभव की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी अनुभवी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसको अपने यहां पर अपॉइंट कर सकते हैं सैलरी बेसिस पर, है ना। सबसे बड़ी जो चीज है इस सेक्टर के अंदर, वो है आपका डर। क्योंकि अगर आपके पास फंड्स नहीं है, आप आपके पास डोनेशंस नहीं है,
तो ये जो आपकी संस्था को लेकर आपके मन के अंदर जो डर बैठा हुआ है कि कैसे संस्था चलेगी, डोनेशन कैसे इकट्ठा होगा, पता नहीं डोनेशन आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं सर जो सिखाएंगे मैं सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, पता नहीं जैसा सर रिजल्ट लेके आ पाते हैं वैसा मैं लेके आ पाऊंगा कि नहीं लेके आ पाऊंगा, पता नहीं औरों की संस्थाओं को डोनेशन इतना अच्छा क्यों मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं मिल पा रहा, पता नहीं हमारे अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष महोदय डेली के 50,000 रुपए की फंड रेजिंग कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सबसे बड़ी जो चीज है ना आपके अंदर, वो है आपका डर। और शायद इन 11 दिनों की क्लासेस को जब मैंने ड्राफ्ट किया था, डिजाइन किया था, उस समय मैंने इस आउटकम्स को लेकर डिजाइन किया था, दैट आई विल रिप्लेस योर फियर विद योर फ्रीडम। कि मैं आपके इस फियर को, आपके इस डर को आपकी फ्रीडम से रिप्लेस करूंगा। आप अपनी संस्था के मामले में 1% भी ये ना सोचने को मजबूर हों कि संस्था कैसे चलेगी, बल्कि आप इस बात के लिए स्वतंत्र हों कि मुझे और कहां कहां पैर लगाना है और कहां कहां हाथ घुसाने हैं अपने, मुझे और कौन कौन से सोशल इनिशिएटिव के अंदर जो है अपनी पैठ बनानी है, मुझे और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर जो है एंट्री करने के लिए कौन कौन सी सोशल एक्टिविटीज को हमें स्टार्ट करना होगा। और ये तभी संभव है जब आप पूर्ण रूप से फाइनेंशियली फ्रीडम में। और यकीन मानिए, मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आज की ये क्लास निर्भर करती है आपके जवाब के ऊपर। मैं उस बात को अपने इस मोटिव के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करूंगा, और अगर रेजोनेट हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। हम जब फील्ड के अंदर जाते हैं, जब हम फंड रेजिंग की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज जिसकी हमें आवश्यकता होती है वो होती है हमारी हाजिर जवाबी, हमारा क्विक आंसर करना, से राइट और रॉन्ग। सामने वाले ने कुछ भी पूछा और हम वहां अपनी बगले ताकें, सर वो देखना पड़ेगा, सर वो पता नहीं, मैं पूछूं पूछूं क्या, सर मैं वो अभी मुझे इस बारे में पता नहीं है। नहीं, संस्था ऐसे नहीं चलेगी, फंड रेजिंग ऐसे नहीं होगी। और याद रखिए, अगर आपके अंदर जवाब देने की कला आ गई तो आपको कभी कोई मात नहीं दे सकता। और जब भी हम फंड रेजिंग की बात करते हैं, वहां डोनर्स के पास होते हैं तमाम प्रकार के प्रश्न, तमाम प्रकार की जो है संभावनाएं, तमाम प्रकार के संदेह। हम प्रश्नों से जूझ सकते हैं, संभावनाओं को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन संदेह को अगर मिटाना है तो हमारा हाजिर जवाबी होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अपने डोनर के द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को जवाब देने में जरा सी देर करी, उसका संदेह गहरा हो जाएगा। से यस और नो, से यस और नो। यार, हमसे उसने हमारे काम के बारे में पूछा, हमारे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा, है ना, हमारे ही फील्ड की किसी एक्टिविटी के बारे में पूछा, और हम जवाब देने में अगर हिचक जाएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। अब हाजिर जवाबी के अंदर हम सही हैं अथवा गलत, ये बाद में निर्भर करता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं आप, मुझे एक बात बताइए, हमें अगर अपने डोनर को टैक्स रिबेट देना है तो हमारे पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए? एक क्विक रिप्लाई चाहिए मुझे आपसे। हमें अपने डोनर्स को अगर टैक्स रिबेट देना है तो हमारे पास कौन से सर्टिफिकेट होने चाहिए? ग्रेट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वही जवाब आया।
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जवाब जरूर दीजिए। आप जवाब देंगे तो ही मैंने कहा ना एक क्लास आपके लिए है। अगर आप जवाब नहीं दे रहे तो फिर इस क्लास से आप कुछ खास अचीव करके नहीं ले जा पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये पूरी सीरीज एक लाइन से टचअप है। अगर आपने एक भी क्लास मिस की, आप समझ लीजिए इस पूरी सीरीज को मिस कर गए। और इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि हम इन सेशंस की रिकॉर्डिंग्स करते हैं, बकायदा जो साथी रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करते हैं उनको रिकॉर्डिंग्स भी पहुंचाई जाती हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपका एक भी दिन मिसप्लेस ना हो। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास दो प्रकार के जवाब आए हैं। कुछ साथी जिन्होंने कहा एटीजी। अब ये वो लोग हैं जो हाजिर जवाबी में तो परफेक्ट हैं, लेकिन साथ साथ माइंड ऑफ प्रेजेंस के साथ भी, यानी कि हाजिर जवाबी में इनकी कोई गलती नहीं है। कुछ साथी मेरे हैं जिन्होंने कहा 12 एंड एटीजी। हाजिर जवाबी सर आप भी हैं, जवाब आपका भी सही है, लेकिन अगर टेक्निकल रूप से देखा जाए तो आपके जवाब में गलती है। डोनर को टैक्स रिबेट के लिए सिर्फ एटीजी की आवश्यकता है, 12 तो आपके लिए होता है। लेकिन क्या, एक छोटा सा जवाब दीजिए मुझे, कि क्या कोई डोनर आपको इसके लिए टोक देगा कि सर आपको नॉलेज नहीं है? नहीं ना। आपने जवाब तो दिया ना। समझिए मेरी बात। किसी डोनर ने कहा कि सर आपके पास, आप टैक्स वैक्स में छूट वूट मिल जाएगी, आपके पास सर्टिफिकेशन होते हैं, वो क्या होता है आपके पास, है कुछ की नहीं है? आपने कहा हाँ बिल्कुल मेरे पास 12 एटीजी। अब वो कहे कि सर आपने 12 एटीजी बोल दिया, एटीजी होना चाहिए था आपके पास तो सिर्फ। अरे भैया ठीक है, एटीजी आपके काम है, 12 मेरे काम का है ना? एटीजी आपके काम का, 12 मेरे काम का। मैंने जवाब तो दिया ना, आपका जवाब तो आपको मिल गया ना, जो आपके लिए जरूरत है वो मैंने बता दिया आपको। एक एडिशनल बताया गया, कोई बुराई नहीं। लेकिन बात को समझिए, आपने अगर जवाब ही नहीं दे पाया, या आप कहें कि सर मैं एक बार पूछता हूं, है ना, तो उसे डाउट होगा या नहीं होगा? डाउट होगा या नहीं होगा? हो सकता है वो अपने मन में एक अवधारणा बना ले कि यार इनको जब 12 एटीजी पूछ रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने आज तक किसी को छूट नहीं दिलवाई होगी। पता लगे मैं भी डोनेशन देके चला जाऊं, पर्ची लेके घूमता रहूं, छुट्टी ना मिले मुझे। है ना? है ना? एक व्यक्ति कहे कि सर मेरा, मैं डोनेशन तो दे रहा हूं आपको, ये छूट वूट मिल जाएगी मेरे को टैक्स वैक्स पे? आपने कहा सर बिल्कुल, हम आपको स्लिप बनाकर देंगे, उस पर हमारा आईटीजी नंबर लिखा हुआ है, और जब आपने आईटीआर फाइल करेंगे तो उस समय हमारी तरफ से जो है 10 BD आपको एक स्लिप जो है प्रोवाइड हो जाएगी, आपकी मेल पर चली जाएगी, क्योंकि हम हर साल 10 BD फाइलिंग करते हैं, तो आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगी। कैसा लगा जवाब उसको? उसे लगा कि आप प्रोफेशनल हैं, आप पहले लोगों को इस टाइप की टैक्स डिडक्शन में हेल्प कर चुके हैं, आप लोगों से डोनेशन लेते रहते हैं। समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात, है ना? तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर इस क्लास के अंदर हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ अगर हम इस क्लास के अंदर हैं, तो यकीन मानिए कि आप यहां से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। और याद रखिएगा, आज की पूरी क्लास निर्भर करती है आपकी हाजिर जवाबी पर, यानी कि जैसे ही कुछ पूछा जाए, आपका रिस्पॉन्स कितना जल्दी आता है, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है आज की पूरी क्लास। क्योंकि फील्ड के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपका रिस्पॉन्स। तो क्यों ना इन 11 दिनों के अंदर हम उस आदत को डेवलप कर लें अपने अंदर, कि जब भी हमसे कुछ पूछा जाए हम उसका जवाब जरूर दें। है ना? मेरे एक साथी ने गलती से जीएसटी लिख दिया। कि टैक्स में छूट के लिए जीएसटी अनिवार्य है। सलाम है आप। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की आवश्यकता नहीं है। सॉरी की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात से खुश हूं कि एटलीस्ट आप उन और लोगों की तरह नहीं हैं जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन जरूर किया है, लेकिन कोई माता बहन अपना भोजन पका रही होगी, कोई भाई साहब हमारे टीवी देख रहे होंगे, किसी के बच्चे फोन लेके गेम खेल रहे होंगे और क्लास उस पर चल रही है। एटलीस्ट आप उनसे बेहतर है। राइट? कोई बात, गलती वही करता है जो प्रयास करता है। राइट? गलती उसी से होती है जो कुछ करता भी है ना? आपने प्रयास तो किया ऑलरेडी।
कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप पक जाएंगे बिल्कुल। चलिए, मैंने बताया कि अगर आप जवाब देने में माहिर हैं तो आप फंडरेजिंग कर पाएंगे। तो क्या आप लोग आज की इस क्लास में मेरे साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड फ्लुएंस ऑफ आंसर के साथ रेडी हैं क्या? से रेडी इन द चैट बॉक्स। अगर आज की बात मेरी आपके दिमाग तक पहुंच गई है तो से रेडी इन द चैट बॉक्स जल्दी से। दैट्स ग्रेट, दैट्स द स्पिरिट आई ऑलवेज लुकिंग फॉर। ये वो स्पिरिट है जिसके लिए मैं हमेशा से तलाश करता रहा हूं, कि जब तक एक एक प्रेजेंस मेंटल रूप से ना हो ना, ना तो सीखने वाले को मजा आता ना सिखाने वाले को मजा आता। जैसे आपने अभी रिप्लाई किया ना, धड़ल्ले से बूम कर दिया एक बार में, है ना? ऐसे ही अगर आप समय समय पे बूम करते रहेंगे ना, तो आपको वाकई में सीखने में मजा आएगा और मुझे सिखाने में उतना ही मजा आएगा। चलिए जी, बात की थी हमने कुछ एक्टिविटीज की, जिसके अंदर हम जिन एक्टिविटीज को अपनी डेली एक्टिविटीज के अंदर हम स्थान दे सकते हैं। हमारे पास एक आंसर आया बड़ा प्यारा सा कयाम खानी फाउंडेशन की ओर से, क्योंकि इन्होंने होमवर्क किया। राइट, रोजाना स्थानीय समुदाय में स्वच्छता या स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देना, राइट, या इस टाइप की कोई एक्टिविटीज कंडक्ट करवाना। यानी कि मान लीजिए हमारी संस्था है, आसपास कोई पोखर, नदी, तालाब, या हमारा कोई फिक्स्ड एरियाज हैं कि भाई आज फलाने दिन हमारी टीममेट्स वहां पर सफाई अभियान चलाएंगे, फलाने दिन वहां सफाई अभियान चलाएंगे। तो आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपके पास वॉलंटियर्स की संख्या क्या है, उसके हिसाब से आप इसको कंडक्ट कर सकते हैं। दैट इज आल्सो गुड। शिक्षा सत्र, यानी कि जो आपकी बालवाड़ीज होती हैं, यानी कि छोटे बच्चों को जो है शिक्षा वगैरह देना। अ, अब बात आती है सर जागरूकता की। तो देखिए, जागरूकता के ऊपर तो काफी सारे टॉपिक बन सकते हैं, आप हर एक टॉपिक पे जागरूकता कार्यक्रम कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पर सिर्फ आप जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हों, या डेली बेसिस पर जागरूकता कार्यक्रम पब्लिकली चलाना बहुत इम्पॉसिबल है। ठीक है जी, ना तो पब्लिक रोज आपको सुनेगी, ना आपके पास कुछ रोज नया होगा उनको बताने के लिए, और ना ही रोज पब्लिक के बीच में जा पाना संभव हो पाता है। तो मैं फिलहाल इसको तो मैं डिनाई करता हूँ। अ, मुफ्त कानूनी सलाह ये साप्ताहिक रूप से बेस्ट होती है सर। आपने हालांकि लिखा हुआ साप्ताहिक रूप से, लेकिन मैंने कहा था डेली। तो पौधारोपण आपने लिखा, ये भी सर डेली बेसिस पर संभव नहीं है। वृद्धाश्रम या अनाथालयों में सेवा दैनिक आधार पर। सर देखिए, मैंने आपको ये चीज लास्ट क्लास में भी क्लियर की थी कि हम किसी और संस्था के वृद्धाश्रम या अनाथालय को हम सर्विसेज देने जा रहे हैं, हम उसमें दैनिक सेवाएं देने जा रहे हैं। तो अगर हम अपने डोनर को कहते हैं कि सर हमारी संस्था ना फलानी जगह हम लोग जो है सेवा देने जाते हैं, तो यार वो उस वृद्धाश्रम या उस पर्टिकुलर फर्दर संस्थान को डोनेट करेगा ना। यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं अपनी फंड रेजिंग के लिए, है ना? तो इसको मैं डिनाई कर रहा हूँ। स्वयंसेवी रक्तदान अभियान डेली एक्टिविटीज में नहीं आ सकता है। स्थानीय कला और संस्कृति का आरक्षण डेली एक्टिविटीज में नहीं आ सकता सर ये। खैर, आपने प्रयास अच्छा किया, लेकिन डेली एक्टिविटीज के हिसाब से जो है वो सूट नहीं होता है। तो हमने कल जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया था, यानी कि हमारी योगा क्लासेस, चाय सेवा, जल सेवा, नेकी की दीवार, है ना, ये चीजें हम जो है कर सकते हैं। कल एक साथी ने मुझे पूछा था कि सर वो नेकी की दीवार के लिए कोई कमरा किराए पर लेना पड़ता है क्या? अ, चलिए मैं आपको छोटा सा उसका एक उदाहरण दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने सर्च किया नहीं किया, 100 बातें होती हैं। मैं आपको कुछ आइडियाज यहाँ पर शो आउट कर देता हूँ। आप मेरे सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेकी की दीवार। आप इस पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि एक संस्था ने कोई रोड साइड ग्रिल है, उसके पास एक पोस्टर अपना लगाया हुआ है और एक बोर्ड सा लगा दिया है। बोर्ड भी नहीं, ये तो हालांकि किसी हाँ, कोई बोर्ड टाइप में उन्होंने लगा दिया। एक अलमारी भी यहाँ पर टांग रखी है, और यहाँ पर लिख दिया है कि भाई वॉल ऑफ काइंडनेस नेकी की दीवार।
और जो आपके पास अधिक है वो यहाँ पर छोड़ जाएं, और जो आपके पास नहीं है वो यहाँ से ले जाएं, है ना। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, दैट इज दिस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ सड़क के किनारे जो है इस टाइप का एक टीन शेड बनाकर, पीछे अलमारी भी आपको दिख रही होगी, और यहाँ पर जो जरूरत के कपड़े नहीं होते हैं लोगों के, वो यहाँ पर छोड़ जाते हैं, और जिनके जरूरत का सामान होता है वो यहाँ से ले जाते हैं। ये मैं आपसे कह रहा था जो कल की आप किसी भी वॉल को पेंट करवा सकते हैं, तो यहाँ पर उस टेक्निक का यूज किया गया जो मैंने आपको बताया था, कि कोई आपके आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक वॉल पेंट कर सकें, तो वहां पर आप लिखवा सकते हैं नेकी की दीवार, और जो आपके पास अधिक है वो यहाँ छोड़ जाए, आपकी जरूरत है यहाँ से ले जाए, और नीचे सौजन्य से फलाना फाउंडेशन, फलानी संस्थान, जो भी आप लिखवाना चाहें आपकी संस्था का नाम जरूर इंडिकेट करवाइएगा। ऐसे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी इसी प्रकार के एक मुहिम को जो है यूटिलाइज किया गया है। तो ये तमाम प्रकार के वो उदाहरण हैं जो आप प्रोफेशनल रूप से बनाना चाहते हैं। ये अलग चीजें हैं कुछ, राइट। तो प्रोफेशनल रूप से इस टाइप के लोग कंस्ट्रक्ट भी करवाते हैं बकायदा, तो वो आपकी खुद की जगह है, या नगर पालिका से आपने परमिशन ली हुई है, या कोई अपना स्पेशल जो निजी कैंपस है उसके बाहर आपने ऐसा कुछ करवाया हुआ है, तो आप इस टाइप का भी जो है करवा सकते हैं। तो ये तमाम वो उदाहरण हैं जो आप नेकी की दीवार के लिए आप जो है आप ड्राइव कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक बकायदा लोहे की एक घुमटी, एक जिसे हम शॉप टाइप कहते हैं, जो फ्रेम टाइप, वो बनवा कर जो है रखवा दिया गया है। पोर्टेबल है, जिसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो उसका उद्घाटन देख रहे हैं आप यहाँ पर किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आप तमाम एक्टिविटीज को संचालित कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर कोई मंदिर की, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मंदिर की कोई बैक साइड है जिसको पेंट कर दिया गया, और इस हिसाब से यहाँ पर जो है एक शेड बनाकर और इसको रेडी कर दिया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम जो भी एक्टिविटीज आपको बताएंगे वो कम खर्चे वाली हों। तो कम खर्चे के अंदर आपको सबसे बेटर एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई यहाँ पर, जो बेटर तरीका है वो ये है कि आप किसी भी दीवार को पेंट कर सकते हैं। और देख रहे हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशिएटिव ऑफ, यहाँ पर जो भी संस्था थी उसका नाम वगैरह होगा, नंबर वगैरह होंगे, है ना। तो आप इस टाइप से कोई भी दीवार पेंट करा सकते हैं। वहां पर सिर्फ आपको उस दीवार पर कीलें जो है लगा देनी है, जिस पर लोग टांग के चले जाए, या टांगने का कोई जुगाड़ ऐसा कर देना है आपको। तो वहां पर लोग अपना जो भी जरूरत का सामान एक्स्ट्रा है वो छोड़ जाएंगे, और जिसकी जरूरत का है वो यहाँ से लेकर चला जाएगा। तो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ नेकी की दीवार। आई थिंक सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, नेकी की दीवार वाला। से क्लियर इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये क्लियर है कि नेकी की दीवार कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि हमने अपनी चार पांच जो एक्टिविटीज हैं उनको रनिंग में लेकर आ गए हम, तो क्या आप फील्ड में बंदों को उतार दें? हमने एक्टिविटीज भी रनिंग कर दी, तैयारियां पूरी कर ली हैं, क्या बंदों को फील्ड में उतार दें? जल्दी बताओ भाई। आप कहोगे तो उतार देते हैं फील्ड में। उतार दें फील्ड में बंदों को, फंड रेजिंग के लिए अपने बंदों को फील्ड में उतार दें। तो सर ज्यादातर नेकी की दीवार पर जो है कपड़े ही नजर आते हैं। शाम सवेरे के बचे भोजन कोई वहां छोड़ सकते हैं? सर नहीं, देखिए होता क्या है कि भोजन के लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। भोजन के लिए बकायदा आपको एक कैंपेन चलाना होता है, कि जहां पर आप जिसके पास अवेलेबल है, चाहे वो शादी पार्टी का बचा हुआ हो, होटल का बचा हुआ हो, अ, या घरों से आपने कोई जो है कलेक्शन के डेज बना रखे हो, तो वहां से आप भोजन कलेक्ट करें, और जो जरूरतमंद झुग्गी झोपड़ियां हैं वहां जाकर आप बंटवाएं। तो क्योंकि वहां पर कोई छोड़ के चला गया और वहां भी वो खराब हो गया, फिर फायदा क्या। और ऑब्वियस सी बात है, वहां भोजन पड़ा रहेगा, कुत्ता बिल्ली जानवर वहां पर उसको खाएंगे भी से, और उस जगह को भी गंदा करेंगे। अगर वहां किसी के जरूरत का कोई सामान रखे गया था, वो भी गंदा हो जाएगा, कोई कपड़े, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर कपड़े होते हैं ना।
तो इसलिए ज्यादातर जो है नेकी की दीवार वाले जो ये इनिशिएटिव्स होते हैं, इन पर कपड़े ही इसलिए नजर आते हैं क्योंकि भोजन का जो है वो अलग बनाया जाता है, राइट। भोजन का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपको सारे होटल्स में, वाटिकाओं में, है ना, जहाँ जहाँ इवेंट्स होते हैं वहाँ कांटेक्ट करना होगा। कुछ आपको जो सोसाइटीज होती हैं उनसे कांटेक्ट करना होगा, और उनको एक डे डिसाइड करना होगा कि भाई आप फलाने डे पर जो है हम आपके यहाँ से जो है बचा हुआ भोजन ले जाया करेंगे, या डेली बेसिस पर कोई बुला रहा है तो आप उसके हिसाब से उसको अरेंज कर सकते हैं। होटल्स वाले तो डेली बेसिस पर बुलाते हैं आप। ठीक। चलिए, खैर ये बात की बातें होगी। अ, रोटी बैंक, देखिए रोटी बैंक भी अलग एक इनिशिएटिव है, उसमें रोटियां कलेक्ट की जाती हैं और फिर कहीं बंटवाई जाती हैं, राइट। तो रोटी बैंक एक अलग कंसेप्ट है। रोटी बैंक का कंसेप्ट एक्चुअल में अगर किसी को रन करना हो ना, तो उसे जरूरत पड़ेगी सबसे पहले अपने लोकल स्कूल्स को कवर करने की। जितने भी लोकल स्कूल्स हैं वहाँ जितने भी बच्चे आते हैं, ये शुरुआत वहां से करना बेटर होता है कि वो अपने साथ एक रोटी एक्स्ट्रा लेकर आए। फिर आपकी टीम जगह जगह जाकर रोटियां कलेक्ट करती है, यानी कि एक टीम चलेगी आपकी फला स्कूल में चलेगी, वहां से एक एक रोटी जो एक्स्ट्रा आई हुई है, यानी कि हम एक गर्म बर्तन का बार वहां पर छोड़कर आते हैं, तो बच्चे जब लंच टाइम होता है तो अपनी एक रोटी जो एक्स्ट्रा होती है उसको निकाल कर उस बर्तन के बार में डाल देते हैं, राइट। हमारी टीम जाएगी, लंच टाइम है 1:30 से 2 का, 2 बजे हमारी टीम जाएगी उस गर्म बर्तन के पॉट को, या जो हमारा जो टिफिन बॉक्स है गर्म रोटी वाला, उसको उठा लाएगी और जहां जरूरतमंद लोग हैं वहां बंटवा दिया जाता है। तो इस टाइप के इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। उसके लिए बहुत एक अच्छी, मैंने बताया ना कि हर एक छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए एक बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता। अगर आप पहले से किसी भी कार्यक्रम का रोड मैप नहीं बना रहे हैं तो यकीन मानिए आप कुछ ही दिनों में उस कार्यक्रम से या तो फेल हो जाएंगे या आउट हो जाएंगे, राइट। तो किसी भी काम को छोटा मत समझिए, उसके लिए एक वेल प्लानिंग की आवश्यकता होती है। इवन देन अगर मैं बात करता हूँ इस नेकी की दीवार की, आप सोच रहे हैं कि एक दीवार को पेंट कर दिया हमने, वहां पर नेकी की दीवार लिख दिया, इससे काम चल गया? नहीं, इससे काम नहीं चल। आपने जब नेकी की दीवार का आयोजन किया तो उसके लिए आपने अपने कार्ड्स छपवाने पड़ते हैं। उन कार्ड्स को आप जो हाई सोसाइटीज हैं उसमें डोर टू डोर आप डलवा कर आएंगे। उन सोसाइटीज में एक पर्टिकुलर डे आप निर्धारित करके आएंगे कि सर हम बुधवार को आपके यहाँ पर आया करेंगे, तो आपके जो एडिशनल कपड़े हों या कोई भी चीज़ आपको समझ में आया तो उस दिन आप हमें पकड़ा दिया कीजिए। तो सोसाइटी वाइज डे कलेक्ट किए जाते हैं, कलेक्शन डेज बनाए जाते हैं। फिर उस चीज को, जो वहां से जो कपड़े बर्तन कुछ भी मिला है, उनकी पहले साफ सफाई करवाई जाती है। ये बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि एक्चुअल में जब ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था तो वो एक्चुअल वे में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आजकल क्या है, संस्थाओं ने खाना पूर्ति के हिसाब से दीवारें पुतवा दी और वहां पर कील वील लगवा दिया, बस छुट्टी, जिसकी इच्छा हो टांग जाए, जिसकी इच्छा हो ले जाए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप कहीं से भी जो बर्तन कपड़े कुछ भी कलेक्ट करते हैं उनकी सफाई करवाई जाती है। उनको अगर वो कहीं से गंदे हैं, फटे हैं, रफू स्टिचिंग, ये सारी चीज कंप्लीट करवाई जाती है, फिर वो किसी को डोनेशन के रूप में दिए जाते हैं, है ना। क्योंकि सामने वाला जो ले रहा है उसकी भी एक प्रेस्टीज है भाई, राइट। तो हर एक चीज को जब आप एक पर्टिकुलर वे में करेंगे, मुझे अच्छे से याद है 2 साल पहले मैं गया था, 2 साल क्यों, 3 साल से ऊपर हो गया, 3 साल पहले मैं गया था चंडीगढ़। एक संस्थान ने जो है इसी टाइप के नेकी की दीवार के उसका आयोजन किया था। तो मैं जब वहां गया तो मैं हैरान था कि जैसे एक मोबाइल का या किसी चीज का शोरूम होता है ना, लाइटें वाइटें लगी हुई हों, या हम बकायदा कपड़ों का जो शोरूम कहते हैं, तो उस टाइप का एक पूरा शोरूम था वो। जब मैं उद्घाटन के लिए वहां गया तो रिबन वगैरह काटा, मैं हैरान था, मैं कह यार ये नेकी की दीवार खोल रहे हैं या ये कोई शोरूम का उद्घाटन करवाने के लिए बुलाया मुझे। मेरी भी समझ से बाहर थी बातें। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने उनका कंसेप्ट समझा। तो उन्होंने बताया कि सर हम जो हाई सोसाइटीज हैं वहां से कपड़े कलेक्ट करते हैं, उसको फिर हम जो है लॉन्ड्री वगैरह करवाते हैं कंप्लीट। लॉन्ड्री वगैरह करवाने के बाद उन कपड़ों की जो है उसमें 2 कैटेगरीज बनाते हैं वो। समझना आप उनके कंसेप्ट को। वो 2 कैटेगरीज बनाते हैं। एक वो कपड़े जो ज्यादा यूज हो चुके हैं, जिन्हें डायरेक्टली डोनेट कर देना चाहिए, वो उनको भी लॉन्ड्री करवाते हैं, उनको भी धुलाई करवाते हैं, सफाई करवाते हैं, प्रेस करवाते हैं। जो बिल्कुल सही कपड़े हैं, मान लीजिए मैंने कोई क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, लोग क्या है कुछ भी उठा के ले आते हैं, एक बार धोया, देखा यार वो तो छोटी होगी, फंस गई। अब वो शर्ट है
जो बिल्कुल नई है, मैं कल मार्केट से लेके आया था या मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन वो धोया तो फंस गई। अब वो मैं वापस भी नहीं कर सकता, मैं फेंक भी नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, इस टाइप की संस्था थी डोनेशन वाली, उनको दे दिया। अब वो बिल्कुल नई शर्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, वो लोग क्या करते हैं, इस टाइप के जो आइटम्स होते थे, हम दो कलेक्शन लेते थे वो, तो उसको वापस वो लॉन्ड्री करवाते थे। लॉन्ड्री करवाने के बाद उसको वेल पैक किया जाता था, जैसे वो पैक होकर आती हैं शोरूम से, और फिर उनकी ऑक्शन की जाती थी। समझिएगा, बेचना नहीं है, हम बेच तो सकते ही नहीं ना भाई। वो ऑक्शन करते थे कि भाई इसका प्राइस, मान लीजिए एक शर्ट हमने जो है उसको वेल तैयार कर दिया है, उसका ऑक्शन होता था कि भाई इसको आप किस कीमत में लेंगे, तो उसकी कीमत लिखी जाती थी, एक स्कूल बैग, दो स्कूल बैग, या किसी बच्चे की जरूरत, किसी परिवार की जरूरत, उस परिवार की जरूरत के साथ वहां इंडिकेट कर दिया था भाई इस ऑक्शन के पीछे का जो उद्देश्य है वो फलानी बच्ची की शादी का है, इस ऑक्शन के पीछे का उद्देश्य फलाने बच्चे की ड्रेस का है। तो मैं गया, देखिए अब एक जायज सी बात, उन्होंने वो शोरूम बनाया ही इसलिए शोरूम टाइप का था कि वहां बड़े लोग भी जाएं, अमीर लोगों को अंदर जाने में शर्म ना आए। अब अमीर लोग अंदर जाते थे, उन्हें दिखता था ऑप्शंस लगी हुई, अब उनके काम की कोई चीज है तो उसकी कीमत लगाते थे कि भाई चलो ठीक है, इस शर्ट को, ये शर्ट मुझे पसंद आ गई, अब पता है वो नई है, ठीक है, पता है वो हालांकि रिफर्बिश्ड होती हैं वो, लेकिन उन्हें पता होता था भाई ये हम जो भी खरीद कर रहे हैं इस कपड़े की, वो हम हमारा पैसा चैरिटी में जाएगा, राइट। तो हम ऑक्शंस के अंदर जो है कीमत लगाते हैं, भाई ठीक है मैं इसको 300 रुपये में खरीद रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो 300 रुपये डोनेशन के नाम पे आया, वो जो उसके पीछे का जो कॉज है कि भाई किसी बच्चे को स्कूल बैग दिलवाना था, तो उससे वो स्कूल बैग खरीदा जाता था, उस व्यक्ति के हाथों से वो दिलवाया जाता था। तो ये इस टाइप का उन्होंने एक इनिशिएटिव बनाया था। और रही बात उन कपड़ों की जो डेली यूजेस में आते हैं और जो ज्यादा इस टाइप के हैं कि भाई उनको ऑक्शन में नहीं लिया जा सकता, तो उनका क्या करते थे, उनकी एक कीमत रखी गई थी, 5 रुपए। मैंने वहां पर देखा तमाम प्रकार के सेल्फ्स बने हुए थे, उन सेल्फ्स के अंदर टैगिंग्स लगी हुई थी, 5 रुपए में ये वाले आइटम। तो वहां पर खिलौने वगैरह भी थे 5-5 रुपए में। अब हुआ क्या, इनॉग्रेशन वाला डे था, तो बच्चे वगैरह सब आए हुए थे प्रसाद के चक्कर में। एक गुड़िया जो है, छोटी सी बच्ची, शायद वो गुब्बारा वगैरह बेचती होगी या वैसे ही होगी, बालों से बच्चों को पता लग जाता है कि भाई रोड साइडर बच्चे हैं। तो वो दीवार के बाहर शीशे में से जो है देख रही थी खिलौने की तरफ बड़ी गौर से। मैंने एकदम जो है उसको कॉल फोन किया, मैं कहा बेटा क्या चाहिए आपको। तो उसने तुरंत इशारा किया, मुझे वो फलानी चीज चाहिए। मैं कह कोई दिक्कत नहीं। मैं कह एक काम करो, ये तो 5 रुपए में मिलेगी, आपके पास 5 रुपए हैं, आप लेके आओ। अब वो सज्जन मेरी तरफ देख रहे थे, जिन्होंने मुझे ओपनिंग के लिए बुलाया था। उस बच्ची ने मना किया कि पैसे नहीं है। मैं कह फिर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मुझे आपको नाचना आता है। तो उसने गर्दन हाँ में हिलाई। मैं कहा ठीक है, आप नाच के देखो, अगर आपने अच्छा नाचा तो 5 रुपए गिफ्ट करूंगा मैं आपको। तो उस बच्ची ने नाच के दिखाया, उसको 5 रुपए गिफ्ट किए गए, और फिर उसने वो खिलौना जो उसके पसंद का था वो ले लिया। वो सज्जन बड़ी गौर से मेरी ओर देख रहे थे, बोले सर आप चाहते थे उसको 5 रुपए पहले भी दे सकते थे। पर ध्यान रखिएगा, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, ये फंडरेजिंग के साथ का एक कंसेप्ट है कि आप फंडरेजिंग को सही जगह यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात पर भी आपकी फंडरेजिंग डिपेंड होती है। ये जरूरी होता है ये डिसाइड करना कि आप जो हेल्प कर रहे हैं कहीं वो सामने वाले को नाकारा तो नहीं बना देगी। समझिएगा, अब उस सज्जन ने अगर वो कपड़े ड्राई क्लीनिंग वगैरह करवा के और ऐसे ही रखे होते, कोई भी उठा के ले जाएगा, एक दिन पहनेगा फेंक देगा। और होता है, मोस्टली ऐसा होता है, और आपने भी शायद देखा हो, जिन लोगों ने इस टाइप की नेकी की दीवार वगैरह देखी हो या आपके स्थानीय रूप में आपने आयोजित भी की होंगी, तो आपने इस चीज को नोटिफाई किया हो। क्योंकि गरीब लोग हैं, आए, कुछ भी अच्छा दिखाई दिया पहन लिया, अगले दिन उतार के कहीं भी फेंक दिया। अरे एटलीस्ट वहीं रख देते वापस, वो किसी और के काम आ जाता। तो ऐसा अमूमन नहीं होता है। तो उसकी वैल्यू सामने वाला कर सके, उसके लिए एक छोटा सा प्राइस रखना बहुत जरूरी भी होता है। मैंने तमाम मेरी संस्थाओं को देखा है जो किसी भी रूप में किसी भी हद तक सामने वाले व्यक्ति की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाती है। हालांकि मैं अप्रिशिएट करता हूं आपकी भावनाओं को कि आप किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करने के लिए बहुत जल्दी आप दिल द्रव्य हो जाता है आपका, है ना।
नदियां समुद्र सब बह निकलते हैं आपके दिल से जब किसी की हेल्प की बात आती है। तो आप यकीन मानेंगे कि हेल्प करने के मामले में मैं उतना ही निष्ठुर व्यक्ति हूं। ये मैं अपनी बता रहा हूं। आप किसी की हेल्प करने के मामले में मैं उतना ही निष्ठुर व्यक्ति हूं। अब कहेंगे सर फिर आप संस्थागत व्यक्ति क्यों क्यों हुए जब आप निष्ठुर हैं तो। अब समझिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। मेरे पास एक महिला का फोन आता है, हालांकि तमाम फोन आते रहते हैं, मैं कुछ के एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक महिला का फोन आता है, वो कहती है कि सर मैं मारुति कंपनी के अंदर मैनेजर थी, एक समय था, और खुदा ना खास्ता उम्र हो गई, मुझे मारुति से अब निकाल दिया गया, और उसके बाद बच्चे बच्चे कहीं विदेश चले गए। अब मैं अपने लिए जैसे तैसे कुछ ना कुछ करके गुजारा कर लेती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, और मुझे मेरे घर में जो है किराया देना है मुझे उसका, और मैं किराया नहीं दे पा रही हूँ। आप सर मेरी हेल्प कर दीजिए। आप लोगों के पास भी ऐसे कुछ फोन आते होंगे, राइट? मेरा उनको बड़ा प्यारा सा एक ही जवाब था कि मैम जब आपका समय अच्छा था, जब आप मारुति में मैनेजर थे, 75,000 रुपये सैलरी थी, आपके बच्चे विदेश पढ़ने गए, यानी कि आपका एक वेल स्टेब्लिश जो है बैकग्राउंड रहा है, आपका जो पास्ट रहा है वो वेल स्टेब्लिश रहा है। मैं कुछ वेल स्टेब्लिश पास्ट में से कभी किसी संस्था को अगर आपने 1 रुपए का चंदा दिया हो उसकी रसीद मुझे दिखा दो, मैं आपके लिए फंड रेजिंग की कोशिश करूंगा, और अगर नहीं है तो फोन काट दीजिए। क्या मैंने सही किया? और मैं मोस्टली यही करता हूं। मैं मोस्टली यही करता हूं। कभी यकीन ना हो तो अनजाने नंबरों से मुझे फोन लगा लेना, इस टाइप की कोई अपील करके देख लेना, ठीक है? शायद मेरे मुंह से आपको यही जवाब मिलेगा। क्या मैंने सही किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, मैम इसको अदर वे में मत लेके जाइए, रियलाइज कराना जरूरी नहीं है, मैं किसी को रियलाइज नहीं करा रहा हूं। बात समझिए, मैं किसी को रियलाइज नहीं करा रहा हूं, बल्कि मैं तो आप लोगों की फंड रेजिंग में आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं तो आप लोगों की फंड रेजिंग में आपकी हेल्प कर रहा हूं भाई। मैं किसी को रियलाइज नहीं करा रहा। समझिए, आज उसको यह जवाब मिला। अब मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति मुझे, देखिए मेरा नंबर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है द एनजीओ ग्रुप प्लेटफॉर्म या वीडियो या कुछ ना कुछ देख के लिया होगा, है ना? वो कहीं ना कहीं इस बात से मुझसे चिढ़ेगा भी सही। वो इस ऑडियो को वायरल भी कर सकता है, किसी और को बता भी सकता है, यार तुम फलाने व्यक्ति, वो है फलाना एनजीओ ग्रुप वाला, वो तो यूं ही पागल बनाता है, उसने मेरे को ये जवाब दिया। इससे होगा क्या, ये जवाब जहां तक घूमेगा वहां तक एक मैसेज डिलीवर कर रहा है लोगों के पास कि अगर आप किसी संस्था से उम्मीद रखते हैं कि वो बुरी स्थिति में आपकी हेल्प करे, तो आज आपका फर्ज बनता है कि आज अपनी अच्छी परिस्थिति में आप उस संस्था के काम आए। से राइट और रॉन्ग? से राइट और रॉन्ग? मैं अपने क्षेत्र से पहले हरियाणा के अलावा दूसरे क्षेत्र से भी, और जहां मैं बहादुरगढ़ हरियाणा में, उस क्षेत्र से मैं विधायक के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर चुका हूं। अब होता क्या है, जब एक व्यक्ति विधायक या इस टाइप के राजनीति वाले पद पे जब कॉन्टेस्ट कर लेता है ना, बना हो चाहे ना बना हो, भाड़ में जाए, वोट मात्र 61 आई थी, पता है आपको? खैर, इसमें मेरे लिए कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं जब प्रयास करता हूं मैं अकेला हूं। 60 लोग मेरे साथ हैं, मेरी मानसिकता से ताल्लुकात रखते हैं, और ऐसे क्षेत्र में जहां ना मैं संस्थाओं के टच में हूं, मैं लोकल में किसी भी संस्थाओं को डील नहीं करता। ये मेरे साथ जो खास लोग हैं मेरे आसपास के, या जो मुझसे मिल चुके हैं पर्सनली, वो इस बात को बखूबी रूप से जानते हैं कि मैं अगर बहादुरगढ़ के अंदर बैठा हूं तो मैं दिल्ली तक की संस्थाओं को तो मना ही कर देता हूँ। कुछ भी कहते हैं, सर महासंघ से जुड़ना है, किसी ना किसी बहाने टाल देता हूँ। सर आपसे मिलना है, टाल देता हूँ। हरियाणा की कोई संस्था है, सर आपको हम कंसल्टेंसी सर्विसेज लेनी है, क्या पैसे लगेंगे बताओ आप? नहीं लेता हूँ, मना कर देता हूँ, हम कंसल्टेंसी देती नहीं, हम तो अपनी संबद्ध संस्थाओं को देते। सर संबद्ध कैसे होना है? आप हो ही नहीं सकता, अभी संबद्धता बंद है। मैं कुछ भी कह के डाल देता हूँ, लोकल्स वालों को मैं डील करता ही नहीं।
तो जिन लोगों को मैं बिल्कुल डील ही नहीं करता, मैं जिन लोगों के कहीं काम ही नहीं आता, उनमें से 60 लोगों ने मेरी मानसिकता से मैच होते हुए मुझे वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन होता क्या है, जब एक व्यक्ति इस टाइप के उपक्रम में जब इन्वॉल्व हो जाता है, तो होता क्या था कि इलेक्शन के बाद से ना काफी सारे, दिन भर में 4 से 5 कार्ड आते थे, पता है? दिन भर में 4 से 5 शादी के कार्ड आते थे। सर वो फलानी जगह वो एक बेटी की शादी है, वो गरीब है परिवार, आप कोशिश करवाना, कुछ हेल्प आप पहुंचाना, सर आना जरूर। अब सोचिए, आपके पास ऐसे ही रोज कार्ड आए 5-7, 5-7, और एक एक जो है, आप जाहिर सी बात है किसी बेटी की शादी में जा रहे हो, आप 551 या 1100 रुपए तो आप डाल के आओगे ना भाई। अब डेली के 5,000 रुपए आएंगे कहां से भाई? मेरे पिताजी तो मील लगा के छोड़ के नहीं गए मेरे पास कि ले बेटा हमने मील चला रखी है, अंधाधुंध पैसा आ रहा है, तू बांटता रही हो, है ना? तो जब आप कुछ ऐसी चीजों को जब आप फेस करें, मेरा आप सभी लोगों से भी आग्रह है कि सामने वाले व्यक्ति से सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या आपने अपने जीवन में कभी किसी संस्था को डोनेट किया है? जो आप एक संस्था से डोनेशन या हेल्प की उम्मीद, मैं नहीं कह रहा कि आप उसकी हेल्प ना करें, आप उसकी हेल्प कीजिए। अब मान लीजिए वो महिला कहती कि सर ठीक है मैंने डोनेट कर रखा है, अब बताइए, स्लिप दिखाइए। अब मान लीजिए मुझे वो कभी किसी संस्था को उसने 100 रुपए दिए होंगे, वो उसकी स्लिप मुझे दिखा भी देती। अब मैं अपने एंड पर क्या करता? मैं अपने एंड पर जहां जहां मेरे लिंक हैं, जिन जिन वेबसाइट्स को मैं जानता हूं, मैं उसकी महिला के लिए अपील लगा देता, फंड रेजिंग की। अगर मेरे पास खुद कुछ करने के लिए नहीं है, अगर मेरे पास उसको देने के लिए 100 रुपए भी नहीं है, तो मैं एटलीस्ट उसकी ये हेल्प जरूर करता कि मैं उसके फंड रेजिंग कैंपेन्स, जहां तक मेरी समझ है वहां तक उतनी साइट्स पर मैं लगा देता। क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं गलत कर रहा हूं? से यस और नो। ये स्थिति आपके साथ भी हो सकती है भाई। आप संस्था संचालक हैं, आपके पास आज कुछ भी नहीं है, बाई चांस ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, जेब में 1 रुपया भी नहीं होता कई बार, ठीक है? तो ऐसे में आपके पास कोई हेल्प के लिए आया। अब आपने सवाल तो खड़ा कर दिया कि भाई जिंदगी में कभी किसी संस्था को हेल्प करी है आपने? अब वो कह देगा, आपको जवाब दे दे, हाँ जी करिए, ये रही सिर्फ 2 साल पहले मैंने फलानी संस्था को डोनेशन दिया था। तो अब आप क्या कह देंगे, उसको भगा देंगे? या अपना घर बेचकर कुछ, या घर से कोई सामान बेचकर उसको लाके देंगे कि उसने तो हेल्प कर रखी है? अरे मेरा जवाब तो मेरे ऊपर उल्टा पड़ गया। नहीं, कोई भी जवाब आपके ऊपर उल्टा नहीं पड़ता। जितना आपका सामर्थ्य होता है, उस सामर्थ्य के हिसाब से सामने वाले की मदद करनी चाहिए, राइट? मेरी जेब का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मेरे पास समय का सामर्थ्य तो है ना। मैं उसके लिए समय निकालूंगा, मैं उसके लिए फंड रेजिंग कैंपेन बनाऊंगा, है ना? जहां मेरे लिंक्स हैं, जहां मेरे व्हाट्सएप है, मैं सब जगह मैसेज डाल दूंगा कि भाई एक ऐसा ऐसा केस आया मेरे पास, इस महिला को आवश्यकता है यार, कुछ लोग हेल्प कीजिए। और ऐसा हमने किया है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो संबद्ध संस्था है, उनको पता है हमारी एक संस्थागत साथी के जो है हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया लगभग, जो भी उस समय राशि बनी थी, लाख रुपए के आसपास, 70,000 कुछ आसपास, तो वो हमने उनको पहुंचाई भी थी, है ना? तो होता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन मेरा आपसे इस सब बातों के पीछे का जो अनुभव है वो ये है कि आप सामने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए डोनेशन को सही यूटिलाइज करते हैं या नहीं, इस बात को भी बारीकी से समझ लीजिएगा। नहीं तो आप, पता लगे गए थे डोनेशन के लिए, आप उतने का डोनेशन जनरेट करके नहीं लेके आ पाए जितने कि आप लाइबिलिटीज लाद लाए अपने ऊपर। अब ये बात मैंने क्यों कही कि आप फील्ड में गए डोनेशन के लिए और उतने का डोनेशन लेकर नहीं आ पाए जितने कि आप लाइबिलिटीज ले आए? ऐसा भी होता है। जिनके साथ हुआ है वो समझ जाएंगे मेरी बात को। मैं यहां पर एक उदाहरण दूंगा। जितने भी ये गौशाला चलाने वाले लोग हैं, या जो लोग गौशाला से कनेक्टेड हैं, या जिन्होंने गौशाला वालों को देखा है, बताइए अपने दिल पे हाथ रख के, होता है ऐसा या नहीं होता है? आप जाते हैं डोनेशन के लिए, जितने भी एनिमल्स वेलफेयर वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करती हैं, जाती हैं डोनेशन के लिए। अब वहां पे क्या, मैंने डोनेशन तो दिया नहीं, दिया या नहीं दिया जो भी है, मैंने नंबर ले लिया कि हाँ जी ये अच्छा। अब मेरी गली में कुत्ता बीमार है तो मैं फोन करूंगा, मेरी गली में गाय दिख गई तो मैं फोन करूंगा, मेरी गली में कोई बैल जो है कहीं गड्ढे में गिरा हुआ दिख गया तो मैं फोन कर रहा हूँ। सर आप आए क्यों नहीं? दी है 100 रुपट्टी, दी है 100 रुपट्टी।
लेकिन भाई साहब, मैं 1 साल के लिए आपका खसम बन जाऊंगा बिल्कुल। दे फोन, जहां गाय दिखी दे फोन, सर ये गाय बीमार दिख रही है, सर वहां बैल पड़ा हुआ है, सर यहाँ पर फलानी जगह ये दिक्कत हो गई है, फलानी जगह वो दिक्कत हो गई है। अरे यार, मोल ले लिया क्या 100 रुपए में भाई? और नहीं जाओ तो भाई साहब वो 100 रुपए के बदले ना 100 लोगों में ये बात गाएगा, फलानी संस्था वाले तो चोर है, सिर्फ डोनेशन लेना आता है उनको, टाइम पे कभी फोन लगाने पे आते नहीं है। मैं सही हूं या गलत? से यस और नो। क्या मैं सही हूं? ऐसा होता है अमूमन, होता है ना? फेस किया होगा काफी लोगों ने। तो इन चीजों को आप कैसे कम कर सकते हैं? उसका सीधा सीधा तरीका है, अपने डोनर्स के द्वारा दिए गए डोनेशन को सही तरीके से यूटिलाइज करना सीख जाइए। अगर आप सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं उसको, तो आप तुरंत जवाब दे सकते हैं, तुरंत जवाब दे सकते हैं। मेरे एक संस्था वाले थे, वो यहीं जो है हरिद्वार के आसपास, उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट की है गौ सेवा वाली। अब उनके पास धड़ल्ले से ऐसे ही फोन आने शुरू हो गए। बोले सर मैं क्या करूं? मैं कह, अब मेरे तरीके से अगर काम करेगा तो मैं तरीका बताऊं। बोले हाँ सर बताओ। मैं कह, सबसे पहले डोनेशन के लिए जो जो फोन करे ना, उसको सबसे पहले एक जवाब दे कि भाई साहब, बिल्कुल आपका फोन सही टाइम पे आया, और मैं इसी के लिए तो आपसे रिक्वेस्ट करके गया था कि जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे ना, संस्था के पास एम्बुलेंस वैन होनी चाहिए। आपका एक फोन आया और हमारी वैन वहां पहुंच जाए सर, तभी तो मजा है। अब इतना सामर्थ्य है ही नहीं सर कि वैन अपॉइंट कर पाते, है ना? सर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बढ़ाइए। जैसे ही हम वैन लेंगे, हम आपकी सारी जो कॉयल्स है ना, उसके लिए एक स्पेशल नंबर लॉन्च करेंगे। अब सामने वाले ने फोन किया था गाय उठाने के लिए, लेकिन आपने उससे डोनेशन की अपील कर दी, और आपकी वो जो जो लाइबिलिटी है वो एक बार को खत्म हुई। अब मान लीजिए आपके पास वैन अवेलेबल है, आपने कोई पर्चे में दिखा रखा मेरी वैन है ऐसा वैसा, सामने वाले को तुरंत कहिए सर बिल्कुल, सर वो एक्चुअली वैन फलानी जगह गई हुई थी तो वहां पर बंद हो गई, तो डीजल के पैसे नहीं सर, एक बार भेज दीजिए, मैं फटाफट आपके पास पहुंच रहा हूँ। बताइए कहाँ पर है गाय, लोकेशन भेज दीजिए आपकी। भाई साहब उस बंदे का ना, वो गाय भी निकल जाएगी अपने आप ही, वो वहां से गायब भी हो जाएगा, उसका दोबारा फोन भी नहीं आएगा। ये कुछ लोग होते हैं जो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त होते हैं, जिनका मानना ये है कि ये संस्थाएं पैसा लेकर डकार जाती हैं, खा जाती हैं। आप यकीन मानेंगे, हरिद्वार के अंदर मैं गया था। जैसे हम लोग कुछ नहीं, जैसे हम बोल वगैरह देते हैं कि भाई हम फलानी जगह भंडारा करेंगे, 11 किलो की पूड़ी बनवाएंगे, 101 किलो का वो करेंगे। तो इस टाइप की एक छोटी सी मैंने भी कुछ मांग करी हुई थी। मैं कि भाई जिस दिन ये मेरा काम ऐसा हो जाएगा तो मैं 11 किलो की पूड़ी बांटूंगा। अब मैं हरिद्वार जब मेरा जाना हुआ, एक विजिट थी मेरी ऊपर रुद्रपुर साइड में, तो मैंने सोचा कि रुद्रपुर जा ही रहा हूँ, तो यार बीच में हरिद्वार रुक के और वो 11 किलो का जो बोला हुआ है वो भी कर देता हूँ। अब वहां जब रुका तो मन में फिर से कहते हैं कि समाज सेवी व्यक्ति है ना, थोड़ा सा नया नया एक्सपेरिमेंट करने का दिमाग में आता ही है। अरे यार, मैं क्या 11 किलो की पूड़ी बनवाऊंगा, रोड पे लेके खड़ा हो जाऊंगा, मैं क्या जिनको जरूरत नहीं है वो भी खाएंगे। होता यही है, प्रसाद तो भाई सबके लिए होता है ना, कोई भी ले जाए। मैं क्या थोड़ा सा अलग हटके करूं। फिर मन में क्या क्या करें, मैं एक काम करता हूँ, इनके ना छोटे छोटे पैकेट्स बना लेता हूँ, और जो लोग जरूरतमंद है, यानी कि रोड साइड बैठे हुए भीख मांगने वाले, जिनके हाथ पैर नहीं है, उनको यार बांट के आऊंगा मैं ऐसे। जो है ना, खुले रूप से वो जो रहता है ना लंगर टाइप, वो नहीं लगाऊंगा, मैं इनको बांट के आऊंगा। अब समाज सेवी व्यक्ति, एक्सपेरिमेंट तो हमारे खून में होता है। अब वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, उनके पैकेट्स बनाए, और पैकेट्स भाई साहब मैं बांटने निकल गया हरिद्वार के अंदर। आप यकीन करेंगे, एक सज्जन, अब होता क्या है, हम लोग जब जाते हैं तो अपनी एक्टिविटीज की फोटोग्राफी करते ही करते हैं। अब एक सज्जन पैकेट लेने से मना कर रहे, बोले 500 का नोट दे तब ले, और नहीं तो फोटो नहीं लेगा। मैं कहा, यार काका, हम लोग समाज सेवा करते हैं, अब ये समाज सेवा हम लोगों को दिखाएंगे तभी तो और लोग भी समाज सेवा करा करेंगे। हम तो इसलिए फोटो खींच रहे हैं, मुझे सब पता है। मेरी फोटो दिखा के ना तुम सरकार से 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए खा जाओगे, यहाँ 500 रुपए के लिए नोटंकी कर रहे हो। गजब। लोग आज के समय में ज्यादा समझदार हो गए हैं।
लोग ज्यादा समझदार हो गए, पता है? उन्हें लगता है कि एक खाने का पैकेट जो मैं उनके पास लेके आया हूं, उसके लिए मैंने मिनिस्ट्री से उनके नाम पे पता नहीं क्या लिखवा लिया, क्या खा लिया मैंने वहां से। ये मेंटेलिटी हो गई लोगों की। और वो हुई भी गलत नहीं है। कुछ संस्था संचालक हमारे ऐसे निकले, कुछ संस्थाएं ऐसा आज भी कर रही हैं, जिनकी वजह से लोगों की ऐसी मेंटेलिटी बन गई। तो हम और आप हमेशा प्रयास करें कि हम अपनी छवि को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, हम औरों से अलग करें। और शायद इसलिए आज भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के अलावा अगर मैं अपने लोकल क्षेत्र में मेरी संस्था की बात करता हूं, तो मेरी संस्था अपने नाम से अलग एक पहचान बना के रखती है, माधव जन कल्याण फाउंडेशन, कि यार ये संस्था जेन्युइन है। क्योंकि वहां कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आके कहेगा जी मुझे हेल्प कर दो, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है। जहां हमें दिखता है कि इसको हेल्प की जरूरत है, वहां हमारी टीम अपने आप पहुंच जाती है, किसी के कहने की, किसी की रिकमेंडेशन की, किसी की सिफारिश की, किसी की कॉल की आवश्यकता नहीं होती है। आप समझे? तो अपने एक्टिविटीज को कुछ ऐसा ड्राइव कीजिए कि आपके लोकल में आपकी एक अलग पहचान बन सके। लोग, जो मेरे साथ वाकया हुआ वो हरिद्वार में हुआ। ठीक है। मैंने इसलिए बताया ना कि हरिद्वार में वाकया हुआ। लोकल में होता तो किसी की औकात नहीं थी कि इतनी बड़ी बात कह दे। ठीक है। और क्योंकि यहाँ सब लोग जानते हैं, यहाँ पे एक पहचान है, हमारी संस्था की एक रेपुटेशन बनी हुई है इस हिसाब से कि किसी से कोई गलत पैसा लेना नहीं, फालतू का हम कैश डोनेशन किसी से लेते ही नहीं है, 1 रुपए वाली चैरिटी चलती है। राइट। तो अपनी संस्था की एक अच्छी छवि बनाइए। और जब आपकी संस्था की एक अच्छी छवि होगी, तो लोग आपको भागकर डोनेशन करेंगे। और इसलिए मैं प्राउडली कहता हूँ कि मैं आज नहीं, आज से 4 साल पहले से P2P फंड रेजिंग पोर्टल पे काम कर रहा हूँ, और आज मेरे पास 1 लाख प्लस डोनर्स। मैंने अभी रिसेंटली जब अपना कॉज कनेक्ट को भी लॉन्चिंग की तैयारी करवा रहा था, तो उस समय मैंने चेक किया कि मेरे मैं एक बार डोनर्स चेक करूं, मैं आज तक 80,000 85,000 बताता हूं, लेकिन अब मैंने चेक किया तो 1 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं जो 1 रुपया प्रतिदिन मेरी संस्था को डोनेट करते हैं। तो ये छवि बनाना आपके अपने हाथ में होता है। जहां आप ज्यादा की डिमांड करेंगे, कम लोग आपसे कनेक्टेड होंगे। ये कंसेप्ट मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैंने गायत्री परिवार, जो गायत्री कुंज है, हरिद्वार आश्रम, उनका ये कंसेप्ट मैंने अपने यहाँ पर प्लानिंग बनाकर और ये P2P फंड रेजिंग के रूप में सॉफ्टवेयर वगैरह बनाकर अपने यहाँ लॉन्च किया था। लेकिन आज 4 साल का ये नतीजा, ये परिणाम है कि हमारी संस्था के अंदर 1 रुपया देने वाले 1 लाख डोनर्स हैं, 1 लाख 2,000 समथिंग कुछ हो चुके हैं। उनके लिए वो 1 रुपया दे रहे हैं। 1 रुपए के पीछे वो मुझसे सवाल नहीं कर सकते पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि वो 1 रुपए की पावर आज इतनी तगड़ी है कि अगर मैं सारे डोनर्स को एक साथ देखूं, तो 1 लाख रुपए पर डे का डोनेशन जनरेट। ये आपके ऊपर है, समय लगता है, लेकिन प्रयास लगातार जारी चाहिए। हम और आप आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे कुछ साथी कहते हैं कि सर, हम तो 4-5 साल से आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास आज तक 500 डोनर भी नहीं हुए, 1 लाख तो छोड़ो, 100 डोनर हमारे पास फिक्स नहीं है। वो इसलिए फिक्स नहीं है सर, क्योंकि शायद आप अपने, जैसा कि हम देखते हैं अभी क्लासेस के अंदर, कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, आपका होमवर्क करने की कैपेसिटी क्या है। शायद क्लासेस के लिए आपके पास एक आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ है, उससे कई बार यहाँ पर एक्सक्यूज आ जाते हैं, सर मैं उस दिन जुड़ नहीं पाया, मीटिंग में था, मैं उस दिन शादी में चला गया था। लेकिन सर यह ध्यान रखिए कि मैंने ये एम्पायर जो खड़ा किया है ना, ये अपनी कंटिन्यूटी के बेसिस पर खड़ा किया है। दिन हो या रात, अच्छा या बुरा, मेरे परिवार में भी कोई ना कोई जन्म लेता है, मेरे भी खानदान में कोई ना कोई एक्सपायर होता है। लेकिन मैं प्रायोरिटी देता हूँ पहले मेरी क्लासेस को, मेरी कंटिन्यूटी को, मेरी वर्किंग्स को। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी देता हूँ किसी भी और काम। शादी, बारात, इनको तो मैं अवॉइड करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, डायरेक्ट रूप से अवॉइड करता हूँ। हाँ, किसी के, क्योंकि कहते हैं किसी के सुख में ना जा पाओ, लेकिन गम में जरूर जाना चाहिए, और शायद गम को प्रायोरिटी जरूर देता हूँ। तो कुछ रिश्तेदार हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, भी कुछ मित्र हैं दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे अभी रिसेंटली इस क्लास को कैंसिल करके मुझे जाना पड़ा था 2-3 दिनों के लिए मध्य प्रदेश, है ना। तो आप अपने काम को जिस दिन प्रायोरिटी देंगे, अगर कहें तो मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ आपके, कहें तो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँ। अगर सब लोग परमिट करेंगे तो ही मैं कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा से, यस। अगर आप चाहेंगे कि एक्चुअल में इतना आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष की जो दुनिया है वो कितनी लंबी है,
जो आपको लगता है ना एकदम कि सब कुछ एकदम हो गया, एकदम नहीं होता है सर। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, छोटे छोटे उदाहरण दूंगा, ज्यादा लंबे पे नहीं जाएंगे हम, छोटे छोटे उदाहरण पे जाएंगे। आज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपको जो कुछ प्रोवाइड करता है ना, ये जो एम्पायर खड़ा किया है ना, इस एम्पायर के पीछे की जर्नी जो आपको बड़ा आसान लगती होगी, या आपको लगता होगा कि ऐसे ही सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता साहब। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आज हम एक क्लास के लिए, अगर एक क्लास बीच में अगर महासंघ की ओर से, क्योंकि पेड क्लासेस भी रखी जाती हैं तो हम पहले से क्लियर कर चुके हैं, लेकिन कई बार हमारे कुछ साथी हैं जो बीच में पूछ लेते हैं, अरे सर हम तो महासंघ के मेंबर हैं, ये पेड क्लास हमारे लिए भी है क्या? सोचिएगा, जो ये पूछ लेते हैं बीच में कि सर ये पेड क्लास हमारे लिए भी है क्या। बिल्कुल सर, पेड क्लास का मतलब है पेड क्लास, फ्री क्लास है तो फ्री क्लास वो आप सबके लिए है। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाना चाहूंगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सिर्फ डोमेन्स हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो आपको डोमेन्स प्रोवाइड करता है, राइट, ये जो जितने प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए डेवलप किए गए हैं, इसका 45,656 रुपये कुछ है जो महासंघ पे करेगा, हर साल पे करेगा, राइट। ये मैं छोटे छोटे नमूने दिखा रहा हूं आपको। ये जो जूम मैं और आप यूज कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की बेसिक नीड है, भाई क्लासेस देनी है ना, क्लासेस तो देनी पड़ेंगी ना भाई, है ना। अब इसके लिए अगर बात करूं, मैं लेकर आ गया हूं आपको मेरे अकाउंट पर, एक बार प्लान्स एंड बिलिंग्स चेक कर लेते हैं, है ना। आई थिंक सो, दिख रहा होगा आपको प्लान समरी, दिख रही है आपको, है ना। ये मैंने सिर्फ दो उदाहरण बताए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए डोमेन चार्जेस जो पर ईयर पे करने होते हैं, होस्टिंग अलग रह गई, डेवलपिंग अलग रह गई, टीम की मेहनत अलग रह गई, बाकी सब चीजें अलग रह गई। ये जो साल भर मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ उसके लिए इतना तो हम पे करते हैं। और ये सिर्फ प्लान समरी है। अगर बिलिंग्स पे आ जाऊंगा तो एक्चुअल अमाउंट कुछ और ही होता है, क्योंकि प्लान के ऊपर टैक्सेस होते हैं, और टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद जो है 80,000 के आसपास जो है पेमेंट जाती है। ठीक है, ये सब वो तमाम चीजें हैं जो महासंघ मैनेज करता है आप लोगों को बेहतर बनाने के लिए, आप लोगों को अच्छा आगे अपग्रेड करने के लिए, राइट। दिख रहा है आपको, ये पेमेंट्स जो एवरी मंथ कटती हैं, ये पेमेंट्स जो वन टाइम कट चुकी हैं, है ना। ये वो तमाम चीजें हैं जो मैनेज करनी होती हैं, और हमारे कुछ साथी हैं जिनका दम निकल जाता है 2 4 5 हजार रुपए की जब वो सुन लेते हैं ना गलती से तो एकदम ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या बता दिया, इतना, इट इज नॉट अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है। जिस दिन आप अपनी संस्था को, मैंने संस्था की आत्मकथा में भी लिखा है, जिस दिन आप अपनी संस्था को अपनी बेटी मानना शुरू कर देंगे ना, उस दिन ये संस्था आपको राजा बना के छोड़ देगी, राजा बना देगी। हम लोग, हमारी संस्था को जरूरत होती है वेबसाइट की, या किसी सॉफ्टवेयर की, या मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ना जो हमारी संस्था के लिए लाभकारी है, वहां हम कहते हैं अरे यार अभी नहीं है, अपन बाद में देखेंगे। और जिस दिन आप इसको अपनी बेटी मान लेंगे, परिवार के अंदर कोई ट्रेजेडी, कोई भगवान ना करे कोई कैसी भी अनहोनी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, चाहे डॉक्टर 2 लाख मांग ले, तुरंत व्यवस्थाएं हो जाएंगी, है ना। क्योंकि वो परिवार है, और हम अपनी संस्था को अपना परिवार, अपना बेटा बेटी, अपना कुछ नहीं मानते। शायद इसलिए हमारे पास इसके लिए बहुत सारे बहाने होते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अरे यार अभी तो दोबारा टाइम, अरे यादव तो बेवकूफ है, रिकॉर्डिंग डाल ही देगा, वहां से सुन लेंगे, है ना। तो ये हमारी अपनी मेंटेलिटी होती है। मैं फलानी जगह बिजी हो गया था तो कर नहीं पाया, फलानी जगह एंगेज हो गया तो हो नहीं पाया, आज फलानी दिक्कत थी इसलिए नहीं कर पाया। जिस दिन आप अपनी संस्था को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको इसकी वैल्यू पता लगेगी। उसके बाद आपको रोकने वाला कोई नहीं है।
और मैं ये चीज अपने एक्सपीरियंस और अभी तक का जो मेरा ओवरऑल रिजल्ट रहा है, मैं उसके दम पर ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपनी संस्था को अपनी बेटी की तरह पाला। इसके लिए जब जहां जितने की रिक्वायरमेंट आई, लगाया है। आप में से कुछ तमाम साथी ऐसे हैं मेरे, जो समय पर मैंने जिनसे, ऐसा नहीं है, देखिए महासंघ एक परिवार है। इस परिवार के अंदर एक दूसरे से हेल्प भी लेनी पड़ती है। तो मैंने ही अपने इस परिवार के कुछ सदस्यों से हेल्प भी ली है। अगर वो यहाँ प्रेजेंट है, वो जानते हैं इस बात को। यार वो फलाना सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूँ महासंघ के लिए, 10,000 की रिक्वायरमेंट आ गई, 50,000 की जरूरत है, 1 लाख की जरूरत आ गई, 1.5 लाख की जरूरत आ गई, 4 लाख की जरूरत आ गई। मेरे साथी जो मुझे जानते हैं, उन्होंने हेल्प भी की है, उनको लौटाया भी है। जब अपना सामर्थ्य नहीं रहा, तो अपने महासंघ के मेंबरों से भी कहा कि भाई ये सॉफ्टवेयर बनाना है, मेरे पास अब इतना सामर्थ्य नहीं है, मैं नहीं बना सकता। तो आप सब लोगों ने मिलकर भी हेल्प की है, फिर हमने उस चीज को खड़ा किया है ना। लेकिन किया है, टाला नहीं। एक दिन डिले कर दिया है, लेकिन करके छोड़ा है। तो ये भावना जिस दिन आपके अंदर होगी, उस दिन ये संस्था आपको राजा बना देगी। और यकीन मानिए, आज से इस नियम को फॉलो अप कर लीजिए, अपनी संस्था को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दीजिए। मैं आज आपके ग्रुप में भेजूंगा वो लेख जो मैंने लिखा था, एक संस्था की आत्मकथा के ऊपर। एक बार उसे पढ़िएगा, शायद हो सकता है आपकी अंतरात्मा से कुछ निकले। शायद आप अपनी संस्था को अपनी बेटी की तरह पालना शुरू कर दें। चलिए मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे इसी सीरीज में, किसी अपने इसी टॉपिक के साथ कि कैसे हमें डोनर कम्युनिकेशन करना होता है। बिल्कुल मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, जिस भी ग्रुप में आप हैं, तो उसमें शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ। तो एक बार जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। हैव ए ग्रेट डे एंड गुड नाइट।